हुआ है और लोगों के पास में कहीं ना कहीं समय का अभाव है और काम ज्यादा है। लोगों के सपने बड़े हैं लेकिन उसकी अचीवमेंट किसी तरह से कम हो रही है। तो हर किसी के पास में कुछ न कुछ मानसिक तनाव ने घेरा बना रखा है, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे बच्चा हो। स्टूडेंट के पास में अपने परीक्षाओं को लेकर के, अपनी कोर्स को लेकर के तनाव है, तो युवा वर्ग के पास में जॉब को लेकर के तनाव है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की जो भी उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ था उस अचीवमेंट को लेकर तनाव है। मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है तो बिजनेसमैन को उसकी एक प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो कर्मचारियां ठीक मार्केट पे आ नहीं पा रहे हैं, बिजनेस फैक्ट्रीज में आ नहीं पा रहे हैं, फैक्ट्रीज को वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो उसको भी लेकर के स्ट्रेस बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यह स्ट्रेस हमारे घर के अपने रिलेशन पे भी प्रभाव डाल रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पे चौपाल में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोग काफी देर से हमारे पास जुड़े और इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू के चक्कर में और हमारे मजूमदार जी की व्यवस्था के चक्कर में शायद प्रोग्राम लेट हो पाया है। उससे मैं चौपाल की तरफ से, सभी टीम की तरफ से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और अब मिस्टर मजूमदार जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना विलंब किए अपना प्रेजेंटेशन चालू करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर तनाव का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। जी मिस्टर मजूमदार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से भी मैं क्षमा चाहता हूँ लेट होने के लिए, लेकिन इमीडिएटली अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ हाँ बिल्कुल स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। ओके ओके। आवाज भी आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, so let us come down to this topic. Within a minute, I'd just like to brief actually what services a psychologist offers or I offer. That is counseling therapy in the individual as well as family, couple counseling. डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, खासतौर पर डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, एंगर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये सारे एडल्ट्स और चिल्ड्रन में ये काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और ये सर्विसेज जो है ये इसमें विदाउट मेडिसिन काउंसलिंग की जाती है और लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिलने की पूरी की पूरी संभावना होती है। और इसलिए ये काउंसलिंग जो है ये सर्विसिंग इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है। Let us come to the stress management. It is important to understand what stress is. Stress is a reaction of body and the mind when faced with the challenges or threats. जैसा भी पांडे जी ने कहा कि हमारे एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल अचीवमेंट में जब गैप आता है तो तनाव होता है। एक प्रिस्क्राइब डेफिनेशन, हालांकि इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है स्ट्रेस के, वो है स्ट्रेस अराइजेज इन एनी इवेंट और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस occurring in an individual's environment which is perceived by the individual to be threatening in his or her well-being and healthy functioning. और ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि हमें एक थ्रेट होता है, थ्रेट की वजह से स्ट्रेस होता है, या एक हमें ये कह सकते हैं कि एक खतरनाक फ्यूचर हम परसीव करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई मेरा बुरा होने वाला है और इस वजह से हम सबको तनाव होता है। और ये काफी हद तक हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइफ को ये असर करता है। शारीरिक और मानसिक तो हम सबको समझ में आता है, क्यों आध्यात्मिक? क्योंकि आध्यात्मिक लाइफ ही हमारे अंदर शांति, सुख और शांति लेके आती है, जिसकी हम काफी सालों से ये लेती आ रही है इंसानों के अंदर में। और स्ट्रेस इसको भी असर डाल सकता है, जो कि बाकी सबके लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन हमारे लिए रिलेवेंट है उस क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगा। इनफैक्ट ये बाय एंड लार्ज प्रेजेंटेशन वाज मींट फॉर द साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन मैंने इसमें जो लैंग्वेज है एज फार एज पॉसिबल ये लैंग्वेज मैंने बदली है और सिंपल लैंग्वेज करने की कोशिश करी है और काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी के बदले हैं जो कि हम सबको आसानी से समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में। तो स्ट्रेस दो तरीके का होता है, हमेशा स्ट्रेस बुरा नहीं होता। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, निगेटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस कहते हैं और इनफैक्ट ये स्ट्रेस हमारी लाइफ में जरूरी भी है। इवन दो स्ट्रेस को एक निगेटिव रूप में परसीव किया जाता है या कहा जाता है कि भाई स्ट्रेस एक बुरी चीज है, लेकिन कई सिचुएशंस में स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है और जरूरी है।
तो ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब कभी ये चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आती है, या कभी ऐसा कहा जाता है कि भाई मैं दबाव की स्थिति में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ, हम सब किसी न किसी प्रोफेशन में है और हम सब दबाव को फेस करते हैं। और अगर हम याद करें कि कई हमारे बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस कभी आए हैं, तो कई बार दबाव की स्थिति में परफॉर्मेंस आए। तो ये फॉरवर्ड मूविंग होता है स्ट्रेस, इस तरीके का गोल ओरिएंटेड होता है, और हम डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करते हैं, और इसको कहते हैं यू स्ट्रेस। और निगेटिव स्ट्रेस को हम डी स्ट्रेस कहते हैं, और ये बेसिकली एक खतरनाक सिचुएशन है। और जो जैसा पांडे जी ने भी कहा कि हमारे डिमांड और एक्सपेक्टेशंस के बीच में जो गैप होता है, उस वजह से डिस्ट्रेस आता है। जैसे इवेंट्स दैट डिस्टर्ब लाइफ एंड रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व। और ऐसा कहा जाता है कि बिगर एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ भी ये चीज़ अप्लीकेबल है कि डिस्ट्रेस जो कि एक सिचुएशन है जो हमें बहुत ज़्यादा समस्या देती है या तकलीफ देती है, हमारे परफॉर्मेंस पर असर डालती है, और ये बिगर अपने आप ये कभी ख़त्म नहीं होती, और इसके लिए निश्चित रूप से एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ये अपने आज के डिस्कशन का मेन पॉइंट रहेगा। और एवरीडे स्ट्रेस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम रोज़ फेस करते हैं। जैसे कि मैं वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, या फिर वाइफ ने कुछ खरीद के लाने के लिए बोला है बाजार से, और मैं लाना भूल गया, और घर में महाभारत दिख रहा है, होने वाला है, तो मैं घर के गेट तक आके फिर वापस बाजार जाता हूँ वो सामान लाने के लिए जो मैं भूल गया था। ये एवरीडे स्ट्रेस है, और हम लोग इस स्ट्रेस को फेस करते हैं और दूसरे दिन भूल भी जाता है कि हमें तनाव हुआ था। लेकिन डिस्ट्रेस इज वन कंडीशन विच वी रियली लुक एट। एक स्ट्रेस का क्या प्रोसेस होता है? इंडिविजुअल्स रिएक्ट डिफरेंटली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एक सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो सबके लिए होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जाम का सीजन है। एग्जाम तो सब बच्चों की होने वाली है, लेकिन अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा। किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, किसी को बिल्कुल नहीं होगा। और वो यही कह रहे हैं कि वी टेंड टू थिंक ऑफ स्ट्रेस एज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, however it may be the way in which we interpret or react to events that make them stressful। जैसा मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया, और इसमें हर बच्चा अलग ढंग से सोचता है उस एग्जाम को। कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग उदास होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, कुछ लोग कम टेंशन में रहते हैं। तो इसमें हम बाय एंड लार्ज ये सोचते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें तनाव देता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल फैक्टर ज़्यादा है। ये बेसिकली इसको 3 कंपोनेंट्स में बांटा हुआ है। एक तो होता है स्ट्रेसर, जो हम कहते हैं कि भाई इस वजह से मुझे तनाव हो गया। कोई वजह हो सकता है, या कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है जिसको देख के मुझे स्ट्रेस आता है, और मैं उसको कैसे सोचता हूँ, उसके बारे में कैसे सोचता हूँ या क्या सोचता हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, कम आएगा या ज़्यादा आएगा। और फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, यानी मैं स्ट्रेसफुल होता हूँ। तो हमें ये देखना है कि हम ये सिचुएशन से कैसे डील करें। स्ट्रेस की क्या लक्षण है? स्ट्रेस के बेसिकली 5 डायमेंशंस हैं: स्पिरिचुअल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल एंड बिहेवियरल। ये 5 तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और 5 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्ट्रेसफुल माइंडसेट को दर्शाते हैं। एक के बाद एक हम देखते हैं क्या क्या है। स्पिरिचुअल सिम्टम्स, एक स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, हालांकि साइकोलॉजी में इसकी बात कम होती है, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल अपैथी मीन्स एक आध्यात्मिकता के प्रति मेरी उदासीनता कि मेरे को अध्यात्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। स्ट्रेस में ये चीज़ बढ़ जाती है। अगर कोई आध्यात्मिक होगा भी तो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो उसका ध्यान से ये चीज़ उतर जाती है। उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ और अदर्स अंडरस्टैंडिंग, या फिर जैसा मैं खुद को नहीं जानता हूँ या दूसरों को नहीं जानता हूँ या समझता नहीं। फिर होपलेसनेस, मर्मरिंग, ब्लेमिंग गॉड एंड अदर्स। ये एक खतरनाक सिचुएशन होती है, और ये नॉर्मली हमने फिल्मों में काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखा है, जहाँ एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हीरो या हीरोइन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो भगवान को ब्लेम करता है कि मुझे क्यों इस समस्या में डाला। देन वी हैव वर्ल्डलीनेस, प्रिटेंशन, और चोज और डिसऑर्गेनाइजेशन।
कुल मिला के ये सिचुएशन ऐसी जिसमें हम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। जैसा सिस्टमेटिक मैं नॉर्मल कंडीशन में होता हूँ या जितना अच्छे से अपने आप को मैनेज करता हूँ, ये सिचुएशन पूरी तरह से डिरेलमेंट हो जाता है इस सिचुएशन का। फिजिकल सिम्टम्स जो आते हैं वो थकान आती है और सोने में दिक्कत होती है या नींद पूरी नहीं होती, हमारी मसल्स में पेन होता है या मसल्स में अकड़न होती है, नौशिया, वॉमिटिंग, बीइंग सिक, बीमार पड़ना जैसे सिर दर्द, पेट दर्द। इंसिडेंटली आई कैन नरेट टू यू वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। एक हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड था और मेरा उस टाइम पोस्टिंग था आईसीयू के अंदर में, और आईसीयू में लगभग रोज आई वुड विटनेस द डेथ। इवन दो मरने वाले जो थे वो न तो मेरे रिश्तेदार थे न मेरे दोस्त थे, उसके बावजूद भी मुझे तनाव हो जाता था। और जितने टाइम में लगभग 1 साल आईसीयू में पोस्टेड था और लगभग 1 साल हर महीने मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, कभी डायरिया हो जाए, कभी पेट दर्द होए। और इवन दो लाइक ये जो डेथ होती थी मेरे कोई नजदीकी नहीं थे, उसके बावजूद भी मुझे तनाव हो जाता था। और दिस इज एन एग्जांपल कि इवन दो लाइक यू अंडरगो, यू आर इन दैट इन्वायरमेंट, आप उस वातावरण में हैं, उसके बावजूद भी आपको उस वजह से भी आपको तनाव हो सकता है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उसके बाद लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, चेस्ट पेन होता है किसी को स्ट्रेस की वजह से, और उसको ये वहम होता है कि शायद उसको हार्ट अटैक तो नहीं आया। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स, महिलाओं में ये समस्या आती है। कोग्निटिव सिम्टम्स, जेंटलमैन, कोग्निटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं या कोग्निटिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो दिमाग करता है, दिमाग जो काम करता है। दिमाग, हमें ये समझना है दिमाग क्या क्या काम करता है। दिमाग याद रखने का काम करता है, मेमोरी प्रॉब्लम होती है, और दिमाग को कंसंट्रेट करना होता है, दिमाग हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। और दिमाग को जजमेंट करना होता है, हम ड्राइविंग करते हैं हमें जजमेंट करना होता है, टर्निंग पे या सिग्नल पे हमें जज करना होता है, ये नहीं कर पाते। सीइंग ओनली द नेगेटिव, दूसरे शब्दों में इंसान का एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में सिर्फ नकारात्मकता देखता है वो। ये भी दिमाग का काम है। एंशियस और रेसिंग थॉट्स, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, और कॉन्स्टेंटली वरिंग, इंसान चिंता ज्यादा करता है, चाहे वो जायज चिंता हो या नाजायज चिंता हो, दोनों ही हो सकता है। कुल मिला के एक एडवर्स इफेक्ट आता है उस इंसान की सोचने की क्षमता पे। शायद म्यूट करना पड़ेगा किसी को, डिस्टर्बेंस आ रहा। सोशल इमोशनल सिम्टम्स, these symptoms are anxiety, nervousness, pessimism, feeling of guilt, increased sensitivity और moodiness। increased sensitivity और moodiness का मतलब ये है कि मुझे जरा किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा लगने लगा, और बुरा लगने लगा उस वजह से मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद डिप्रेशन होता है, जनरल अनहैप्पीनेस होता है, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है स्ट्रेसफुल इंसान, सेंस ऑफ लोनलीनेस और आइसोलेशन, हाई इरिटेबिलिटी, इजीली डिस्करेज्ड एंड निगेटिविटी। आप नोटिस करेंगे ये निगेटिविटी शब्द जो है बाय एंड लार्ज हर सिचुएशन में आता है, चाहे कॉग्निटिव सिम्टम्स हो या फिजिकल सिम्टम्स हो। इवन बिहेवियरल सिम्टम्स में भी निगेटिविटी आती है, इंसान का बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन बिहेवियरल सिम्टम्स से अगर आप नोटिस करेंगे, स्ट्रेस में इंसान ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ झुक जाता है। नो डाउट इट इज, वी कॉल इट माल एडाप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स। स्ट्रेस से को कोप करने के लिए इंसान कुछ न कुछ अडॉप्ट करता है, तरीके अडॉप्ट करता है। उसमें से ये एक तरीका जो फ्रीक्वेंटली लोग अडॉप्ट करते हैं और सबको मालूम है कि ये तरीका बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फिजेटिंग मीन्स रेस्टलेसली मूवमेंट होता है, इंसान बहुत ज़्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता, वो तनाव की वजह से वो बहुत तेज़ी से घूमेगा इधर उधर, या कहीं बैठ कुछ एंजॉय नहीं कर पाएगा, टीवी एंजॉय नहीं कर पाएगा, पिक्चर एंजॉय नहीं कर पाएगा, फैमिली के साथ टाइम बिताना एंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ एंजॉय नहीं कर पाएगा। उसके बाद ईटिंग मोर और लेस, हम लोग इसको बिंगे ईटिंग कहते हैं। स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, जैसा कहा इवन कोग्निटिव फंक्शंस में या सोशो इमोशनल फंक्शन में स्लीप का प्रॉब्लम होता है। आइसोलेटिंग सेल्फ फ्रॉम अदर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न्स। स्पीच पैटर्न स्ट्रेसफुल कंडीशन में या तो बहुत लाउड होएगा या बहुत स्लो होगा, या लोग सुन नहीं पाएंगे या बहुत ज्यादा इंसान अननोइंगली चिल्ला के बात करेगा। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन और निग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये खतरनाक सिचुएशन स्ट्रेस में होती है, जो कि लंबे समय तक कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो चीज़ों को पोस्टपोन करता है या अवॉइड करता है। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो उनको भी अवॉइड करता है, जिससे कि उसका
उसका कैरियर दांव पे लग सकता है या उसकी नौकरी भी जा सकती है। इस हद तक इंसान चीजों को निग्लेक्ट करता है। हम लोग स्ट्रेस का मेजरमेंट करते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं असेसमेंट के बाद एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्ट्रेस। लेकिन हम लोग के समझ के लिए बहुत कम स्ट्रेस हो तो इंसान बोर होता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो बर्न आउट होता है। जेंटलमैन, ये एक फैक्टर है बर्नआउट। मुझे लगा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये बर्नआउट एक खतरनाक चीज है जो कि हम लोग कई बार एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में और उसको रियलाइज नहीं करते कि मेरे को बर्नआउट हो रहा है। मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताए 5 मिनट का। तो लेट अस सी व्हाट बर्नआउट इज। Burnout is state of emotional, mental, and physical exertion that results from continued exposure to high stress. It is a progressive disorder in which the affected person may become alienated from all walks of life, for example, work, social, or leisure, and is caused by staying idle for prolonged periods of time without interruption. जैसे मैं लगातार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ बिगर छुट्टी लिए, मैं छुट्टियां नहीं ले रहा हूँ और मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। सेल्स और मार्केटिंग में था कुछ साल में, और ये सिचुएशन कई सेल्स प्रोफेशनल्स को आती है और बहुत सारे प्रोफेशंस में ये सिचुएशन आती होगी जब इंसान सोचता है कि मैं छुट्टी लूंगा तो मेरे काम का बड़ा नुकसान होगा या मेरे परफॉर्मेंस का नुकसान होगा या मेरा जॉब खतरे में आ सकता है, और इस वजह से लोग छुट्टी नहीं लेते और स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत टाइम बिताते हैं, एंड दैट लीड्स टू बर्नआउट। Burnout is characterized by emotional exhaustion, a sense of depersonalization, feeling of reduced personal accomplishments. Burnout किस वजह से होता है? वर्क ओवरलोड, जैसा अपन ने कहा कि लगातार इंसान नॉन स्टॉप काम कर रहा है, वो एक फैक्टर है जिस वजह से बर्नआउट होता है। लैक ऑफ रिवार्ड्स, जहां आपको काम तो करना पड़ रहा है लेकिन आपको ये उम्मीद है कि कोई रिवार्ड मिलने वाला नहीं है, इट इज अ थैंकलेस जॉब, और इसमें भी इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। देन लैक ऑफ कंट्रोल, ज्यादातर यहाँ जो फैक्टर्स है ये वर्क प्लेस से रिलेटेड है, लेकिन लैक ऑफ कंट्रोल एक फैक्टर है जो कि वर्क प्लेस पे भी अप्लीकेबल है और घर पे भी अप्लीकेबल है। कई बार इंसान को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये फीलिंग आता है कि घर में कोई मेरी बात नहीं मानता या बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो ये दोनों जगह अप्लीकेबल है, चाहे ऑफिस हो या घर। इसके अलावा इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, ये भी वर्क प्लेस और होम दोनों जगह हो सकती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे कलीग्स हो या चाहे वाइफ हो, बच्चे हो, इस वजह से भी बर्नआउट होता है। इश्यूज ऑफ अनफेयरनेस, वर्क प्लेस पे आपको इनजस्टिस हो रहा हो या ऐसा आपको महसूस होता है कि भाई यहाँ पे तो पार्शलिटी होती है या यहाँ राजनीति होती है, ये बर्नआउट ला सकता है। डेडलाइंस एंड टाइम प्रेशर्स, जैसा पांडे जी ने कहा अभी कुछ देर पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि डेडलाइंस काफी टेंशन देती है, और बर्नआउट इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस सिचुएशन। इन्वायरमेंटल कंडीशंस गिव बर्नआउट, द इफेक्ट ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी जगह नहीं है काम करने के लिए, या बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ, या फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ, ऐसी जगह पे भी बर्नआउट हो सकता है इंसान को जल्दी। फिर वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, जेंटलमैन, ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स में। इसका एग्जांपल ये है कि अगर मेरी कुछ वैल्यूज है बचपन से, या मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे को तो ईमानदार रहना है, लेकिन मेरा बॉस चाहता है कि मैं बेईमानी करूँ, अब मेरे को बर्नआउट हो गया, मेरे को तनाव हो गया, बॉस ये चाहता है और मैं वो करना नहीं चाहता। इवन सबऑर्डिनेट्स भी, मेरी ये वैल्यूज है लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरी वैल्यू के हिसाब से नहीं चलते, दे आर मैनिपुलेटिव एंड आई एम ऑनेस्ट। ये कंडीशन इंसान को बर्नआउट दे सकती है। उसके बाद रोल स्ट्रेन इज अनदर कंडीशन व्हिच नॉर्मली टेक्स प्लेस एट वर्क प्लेस। वो उसका एक्सपेक्टेशन, अपने खुद से एक एक्सपेक्टेशन, मेरे को ये काम करना है, लेकिन उसके बॉस ने उसको दूसरा काम करने के लिए बोल दिया जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, या जिसमें जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है और जो उसका काम भी नहीं है, लेकिन वो उसको करना पड़ रहा है वो काम, और इट कॉजेज बर्नआउट। And relationship problems, it is personal relationship and outside workplace relationship. It could be with the friends, family members, and also with the colleagues. ये सारे causes है burnout के। Symptoms क्या है burnout के?
अभी तक हमने कॉजेस की बात करी और आई एम श्योर कि हम सब को रिलेट कर पा रहे हैं कि हमें कब बर्नआउट हुआ था, और नेचुरली इट इज वेरी नेचुरल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स. लैक ऑफ इंटरेस्ट, सब्सटेंस अब्यूज, दैट मीन्स इंटॉक्सिकेशन, कोई सिगरेट पीना उसका बढ़ सकता है या नशा बढ़ सकता है कोई भी. फीलिंग ऑफ मीनिंगलेसनेस, यानी कुछ करने का मतलब नहीं है, जीना बेकार है या ऑफिस जाना बेकार है, ऐसी फीलिंग आती है. पुअर वर्क परफॉर्मेंस, ये सबको मालूम है कि अगर मैं तनावपूर्ण स्थिति में हूँ या बहुत थका हुआ हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस डाउन होगा. एब्सेंटिज्म एक फैक्टर है. काम पे जाने की इच्छा न होना, अगर मेरी काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही है, थकान बहुत हो रही है, फिर भी मैं जबरदस्ती जा रहा हूँ, या फिर मैं नहीं जा रहा हूँ, घर में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. जेंटलमैन, आप में से काफी लोग हैं जो सुपरवाइज करते हैं या आपके नीचे काफी लोग काम करते हैं, तो इस जंक्शन पे मैं एक थोड़ा सा कॉशन करना चाहूंगा सबको कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स में से कोई इंसान छुट्टी ले रहा है फ्रीक्वेंटली, तो प्लीज लुक इनटू हिज स्ट्रेस लेवल और हिज बर्नआउट, या वो जो काम कर रहा है, जो आपने असाइन किया हुआ है उसको काम करने के लिए, उस काम में कितना इसका इंटरेस्ट है या उसकी कितनी काबिलियत है उस काम को करने की. अगर इसमें जरा भी कमी है तो वो छुट्टियां ज्यादा लेगा. उसके अलावा फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, इलनेसेस हो सकती है. जैसा मैंने कहा, मुझे इलनेस हो गई थी जब मेरा आईसीयू में पोस्टिंग था, तो निगेटिव फीलिंग्स आती है इंसान के अंदर में. लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा या पूरे जोश में काम नहीं करेगा, और लैक ऑफ मोटिवेशन. तो ये सारे समस्याएं आती हैं और ये लक्षण दिखते हैं. तो हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं या हम खुद अपने अंदर में देखें तो हमारे अंदर ये लक्षण आ सकते हैं लाइफ में कभी न कभी, और वी नीड टू बी कीप आवर एंटीनाज अलर्ट. चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हो या हम काम कर रहे हो, ये हमारे साथ हो या हमारे साथ काम करने वाले के साथ हो, इसमें it is important that we help the people who are working with us, so that cardial working environment can be created. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. मैं ऑडिबल? हाँ जी, आप ऑडिबल हैं. किसी के कोई प्रश्न है क्या इस बीच में? स्ट्रेस को लेकर के किसी से कोई प्रश्न है? जितना टॉपिक अभी हमारे स्पीकर मजुमदार जी ने कवर किया, तो कोई प्रश्न करना चाहेंगे? नहीं है सर. आगे बढ़े सर. तो सर मैं, हाँ उपेंद्र भाई जी पूछिए. जो अब तक जो अभी हम देखे सुने उसके हिसाब से तो मैं वो कहीं न अच्छा फील हो रहा है. एटलीस्ट मुझको ऐसा लगता है कि मैं इस स्टेज से गुजर रहा हूँ. जी, तो वो साइकोलॉजिकल या सुन के ऐसा लग रहा है या सच में होगा, वो तो खैर. तो सर इसमें ये सच मेडिसिन पे जाना पड़ता है. उपेंद्र जी आपका आवाज कट रहा है. किसी को ले लूं? मैं, चलो उपेंद्र जी, मैं आपके प्रश्न को यहाँ पे रख लेता हूँ और एक प्रश्न को मैं भी वैसे बात ही करूंगा. मुजुमदार जी, उपेंद्र जी का प्रश्न एक प्रकार से ऐसा है कि जो भी आपने अभी तक जो भी सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए हैं, वो सिम्टम्स कुछ उनके से मिलता जुलता है. तो क्या वो सोचते हैं कि मैं भी स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा हूँ? एक ऐसा उनका कहना. तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट की ओर जाएंगे, कुछ सजेशन की ओर जाएंगे कि कैसे कर सकते. दूसरी मैं जो वस्तु बात करूं, अभी जो सर कोविड के बाद एक लंबे समय का दौर आया. अब मैं यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर आप आगे दे दें. जी, दिमाग में प्रश्न आ गया है तो पूछ लेता हूँ. जी, पिछले काफी समय से कोविड लगभग 2020 का जो पूरा समय गया है और 2021 का यूं कह लूं कि अब पूरा आधा साल, जो महीना, 1.5 वर्षों में स्कूल लगभग बंद था और लोगों ने, बच्चों ने जो भी कुछ पढ़ाई की तो अपना ऑनलाइन पढ़ाई हो पाई है. दोस्तों से मुलाकात भी कम थी, जितना भी बातचीत उनका हुआ वो फोन पे हुआ. और अभी एक मेन एग्जाम कई बच्चों के लिए आने वाला है, वो नीट का एग्जाम है. लोग 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप लेकर के नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1.5 वर्ष उनके लॉकडाउन की वजह से शायद वो प्रिपरेशन नहीं हो पाई है और सितंबर में एग्जाम होने का है.
जी। तो वो भी काफी कुछ लोग, जब चर्चा रिस्क मैसेज में है, काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें मसल्स में क्रैम्प्स हो रही हैं, अचानक उनको नींद नहीं आ रही है, उनकी कहीं पेट में दर्द, कुछ लूज मोशन भी दिखाया, जैसे आपने अपने कैरियर में आईसीयू की बात करते, ये कंप्लेन कुछ बच्चों ने भी की है। जी। क्या इसे क्रॉनिक स्ट्रेस से जोड़ा जा सकता है? क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने से ज्यादा अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो कहा जा सकता है। अदरवाइज एक्यूट स्ट्रेस में आएगा। वो क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ किया नहीं था, अपन ने यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस का ही क्लासिफिकेट किया था। और अगर 3 महीने से ज्यादा है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो भी टेंशन होता है ना, एग्जाम होते तक टेंशन रहता है, एग्जाम खत्म हो गया टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं हुआ, अभी इनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ठीक है। तो आइडियली इट वाज अ एक्यूट स्ट्रेस बट इट इज कन्वर्टेड बिकॉज एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक स्ट्रेस। तो मुझे बात यह है कि अभी जुलाई के महीने में ही अगर इस तरह का स्ट्रेस है और अभी सितंबर तक एग्जाम होने की ऑलमोस्ट 1.5 महीना भी 2 महीना है, तो इस कंडीशन में अभी बात ये आती है कि इस कंडीशन में वो बच्चे जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करेंगे, प्रिपरेशन उन्होंने अपने हिसाब से की है। स्ट्रेस का जब मैंने बात की, कुछ बच्चों का स्ट्रेस ऐसा है कि वो अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी पूरी तैयारी है, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और वो स्ट्रेस लेवल है क्योंकि उनके ऊपर में 2 साल का ड्रॉप भी है। तो निश्चित रूप से एक प्रेशर का है और प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है, इसके बारे में हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इसका उपाय क्या है। हमारे पास अपन लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस टॉपिक पे आएंगे, और इसमें दोनों ही तरीके, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा इमीडिएट स्टेप्स टू टेक डील विद द स्ट्रेस। अपन इसके ऊपर आएंगे अभी, है ना, जी सर, अगली स्लाइड्स में। जी तो अपन आगे बढ़े अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमारे बीच में सुनने के डॉक्टर किरण कुमार जी आ चुके हैं, स्वागत है। डॉक्टर डीके साहू जी का स्वागत है। डॉक्टर अमित मुखर्जी जी भी हमारे बीच जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूं डॉक्टर मुखर्जी साहब। डॉक्टर संतोष साहू जी का स्वागत है। डॉक्टर विवेक दुबे जी हमारे पास में जुड़े हुए हैं, बिलासपुर आयुर्वेदिक मेडिकल उत्तर। डॉक्टर जयकिशन महोबिया जी का भी स्वागत है। ज्योति सिंह जी आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं सभी जो नए लोग आए हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रोग्राम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। और नेक्स्ट स्पीच के लिए मैं फिर मिस्टर मजूमदार जी को हैंड ओवर करता हूं। सर आगे चलें। लेट अस सी हु आर मोस्ट वल्नरेबल फॉर स्ट्रेस। जैसा अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि कुछ लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है, कुछ लोग कम होता है। ऐसे कौन है जिनको स्ट्रेस ज्यादा होता है? और ये स्ट्रेस जो है ये डिपेंड करता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है। मैंने पहले कहा था कि इवन दो साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी की बात कम होती है, लेकिन मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए वो सबसे ऊपर रखा मैंने। आध्यात्मिक विचार कैसे है मेरे, इसके ऊपर डिपेंड करता है उस इंसान कितना स्ट्रेस आएगा, चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो। टोक लेता हूँ मुजुमदार जी, आध्यात्मिक विचार से अपना मतलब कहाँ, आशय क्या हो रहा है? जिन लोगों का आध्यात्मिक की ओर झुकाव या आध्यात्मिक की बातें ज्यादा करते हैं, आध्यात्मिक की ओर ज्यादा करते हैं, उन्हें स्ट्रेस होने के चांसेस कम रहते हैं, या जो आध्यात्मिक की ओर नहीं झुकाव कम होता है, उनकी उदासीनता होती है आध्यात्मिक की ओर, उन्हें स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, इनफैक्ट वही मैं बात कह रहा था कि भाई साइकोलॉजी तो बाद में आई है, आध्यात्म तो पहले से ही है, ठीक है। और उस वजह से हम चाहे ना चाहे स्पिरिचुअलिटी का दखल तो है साइकोलॉजी में। साइंटिफिक एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं, और ऐसा कहा जाता है जैसे कि मेडिटेशन या इसमें फायदा होता है, उसके एविडेंसेस हैं। और दूसरी चीज क्या है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली द स्किल्स, यू नो, मेडिटेशन, योगा, दिस इज नॉट ओनली द स्किल्स व्हिच वन हैज टू लर्न। स्पिरिचुअलिटी आल्सो कम्स लाइक, जैसे कि मैं दूसरों का बुरा न सोचूं, मैं दुनिया का भला चाहूं, मेरे को जहां मौका मिलता है मैं लोगों की मदद करूं, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, अब जिस इंसान का ये एटीट्यूड होता है, उस इंसान को, ऐसे इंसानों को स्ट्रेस कम आता है। एक सिंपल एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही जी। तो हमारे पूर्वज तो पढ़े लिखे थोड़ी ना थे ज्यादा,
उसके बावजूद भी वो स्ट्रेस फ्री रहते थे, और वो स्ट्रेस फ्री इसलिए रहते थे कि उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था और काफी लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे, मेहनत करने को तैयार रहते थे, और इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहते थे। ये एक एविडेंस बेस्ड थ्योरी है और इंडियन साइकोलॉजी में इसका काफी विस्तृत चर्चा की हुई है। उसके अलावा फिजिकल हेल्थ, जैसा कहा कि हेल्दी माइंड लीव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर फिजिकल इलनेस है तो इस इंसान को जल्दी स्ट्रेस आएगा। द क्वालिटी ऑफ आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरे रिलेशन कैसे लोगों से, द नंबर ऑफ कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी कैरी। पांडे जी आपने शुरुआत में ही कहा था कि कभी ये मेरे कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते तो स्ट्रेस आता है, ये यहाँ पे चीज फिर से आई। और लाइफ एक्सपेक्टेशंस, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं क्या हूँ, इसमें जो फर्क है, इस फर्क की वजह से स्ट्रेस आता है। सोशल सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम अदर्स। हाँ, बस यहाँ पे एक और बात हो गई है मुजिंदर जी, फिर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट फ्रस्ट्रेशन को स्ट्रेस को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं बन पाया तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है लोगों पे, अचीव नहीं होता तो। हाँ ऑफ कोर्स, ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली गुस्सा होता है। गुस्सा इन्वायरमेंट पे हो सकता है, किसी इंसान पे हो सकता है, या खुद पे हो सकता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। तो ये फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ है और ये तो बहुत नुकसानदायक चीज़ है। ये चीज़ भी आएगी आगे। सोशल सपोर्ट वी रिसीव फ्रॉम अदर्स। वी लिव इन अ सोसाइटी, और इफ वी डोंट सपोर्ट अदर्स, व्हाई अदर्स शुड सपोर्ट मी, ये एक सवाल है। तो स्पिरिचुअलिटी की जो बात मैं कर रहा था कि अगर मेरे अंदर में ये टेंडेंसी कि मैं लोगों की मदद करूं तो नेचुरली लोग भी मेरी मदद करेंगे। बिगर उम्मीद के लोग, मैं लोगों की मदद करूं तो बिगर उम्मीद के लोग भी मुझे मेरी मदद करेंगे। दैट इज वेयर द सोशल सपोर्ट कम्स इन। हमें सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उस वजह से भी स्ट्रेस आता है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और नंबर ऑफ चेंजेस और ट्रॉमेटिक इवेंट्स दैट हैव रिसेंटली ऑकर्ड इन आवर लाइफ्स। कोरोना में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, और मैं साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ और काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनके मतलब माता पिता, भाई बहन, पति, कोई गुजर गया कोरोना में और उसको डिप्रेशन आ गया, बहुत ज़्यादा तनाव आ गया तो उसको एडमिट होना पड़ा। या ओपीडी में साइकियाट्रिस्ट कैन वाउच दैट ओपीडी में ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं। तो इस तरह के लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं स्ट्रेस में। हम लोग अभी मैनेजमेंट पे आते हैं, डीलिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस को वो ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक तो जो जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश की जा सकती है, और दूसरा हमारा जो रिस्पॉन्स है उस सिचुएशन के लिए, उस रिस्पॉन्स को बदल के उसकी उस स्ट्रेस से डील किया जा सकता है। और ये 4A स्ट्रेटेजी है। अवॉइड द स्ट्रेसर, चेंजिंग सिचुएशन में अवॉइड द स्ट्रेसर और अल्टर द स्ट्रेसर। और चेंजिंग योर रिएक्शन टू द स्ट्रेसर में अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर और एक्सेप्ट द स्ट्रेसर। लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इट इज। और यही पूरा मैनेजमेंट है, इनफैक्ट 4 तरीके से स्ट्रेस को डील करने का। तो एक असर्टिवनेस बिहेवियर होना चाहिए इंसान के अंदर में। असर्टिवनेस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, और यहाँ ब्रीफली थोड़ा सा कवर करेंगे, और काफ़ी सारे टाइम पे ये शब्द आएगा। हम लोग 3 तरीके से बिहेव करते हैं। समटाइम्स वी बिहेव एग्रेसिवली, समटाइम्स वी बिहेव सबमिसिवली, बट मोस्ट हेल्दियर बिहेवियर इज असर्टिव बिहेवियर। तो जो सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मुझे मना करना आना चाहिए। अगर मेरे को मना करना नहीं आता है तो फिर मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाऊँगा। तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या लिमिट्स है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, मेरे को टाइम परमिट करता है या नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंसान को स्ट्रेस से बचा सकता है। फिर अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव इंसानों से दूर रहो, या उनके पास मत जाओ। तो ऐसे लोग जो आपको तनाव देते हैं, ऐसे इंसानों से दूर रहना समझदारी की बात है, और सभी लोग कहते हैं ये। We take control of your environments. Use better or best alternatives for day-to-day activities. जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे रायपुर की बात कर लें, या अक्रॉस गर्मी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। और एक डॉक्टर को AC नहीं लगाएगा तो he will get tired very soon. शायद 10 पेशेंट में थक जाएगा। लेकिन why does he puts the AC? Why does he puts distraction free environment? वो अपने चेम्बर बना के एक एक करके पेशेंट को क्यों बुलाते हैं?
क्योंकि he wants to see the patient with the utmost concentration, utmost care he wants to see the patients, और वो वैसा इन्वायरमेंट अपने चेम्बर में बनाता है जिससे कि वो ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन हर वक्त हम हर जगह पे हम इन्वायरमेंट कैसा अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें, दैट मेक्स अस मोर इफेक्टिव। तो वो एक हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हम सबको करना चाहिए to lead a stressful life, stress-free life. Cut down on to-do list if you plan too much for the day. मेरी आदत थी, मेरा घर शहर से बाहर है तो 10-15 टाइप के काम लिख के और शहर में जाता था तो ये काम करके आना है, और पता चला कि 10 कामों में से मैं सिर्फ 4 काम कर पाया, 6 काम नहीं कर पाया, तो दैट विल गिव मी स्ट्रेस। मैं स्ट्रेसफुल हो जाता था और अपने आप में गुस्सा आता था कि मेरा प्लानिंग सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्टीमेटली मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा ट्रेंड ये कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 6-7 काम कर सकता हूँ, 10 काम तो नहीं कर सकता। तो मैंने लिस्ट ही 6-7 कामों की बनाना चालू किया, तो मेरा परसेंटेज अचीवमेंट बढ़ गया काम करने का। तो दैट इज व्हाट वन शुड डू। वो कितना कर सकता है वो उतना ही प्लान करे, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करे सो दैट इसका इफेक्टिवनेस बढ़े। So that will definitely spare people from the stress. Alter the situation. Express your feelings in an open and respectful way instead of bottling them up. एक assertiveness का एक एग्जांपल है। हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है, मेरा बॉस मुझे हमेशा बहुत नैगिंग करते रहता है या मेरी किसी कमी को लेकर बहुत ज्यादा मेरी इंसल्ट करता है और मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। ये एक सबमिसिव बिहेवियर हुआ। लेकिन अगर मैं एक बार उससे बॉस से ये कह दूं कि सर आपकी ये बातें जो है ना वो मेरे को डिमोरलाइज करती हैं और डीमोटिवेट करती हैं, अगर आप ये अवॉइड करें इस तरह से बात करना या ये जताना कि भाई मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो सर मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आप असर्टिवली अगर आप पुट करें, अपने व्यूज रखें, तो निश्चित रूप से सामने वाला भी समझेगा और आप इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ सकते। बी विलिंग टू कंप्रोमाइज when you demand someone to change their behavior and be willing to do the same. ये जो एग्जांपल है बेसिकली घर में ज़्यादा इफेक्टिव आता है। मैं देखता हूँ कि भाई मॉर्निंग में मैं जल्दी उठता हूँ, वाइफ बाद में उठती है, बट शी डज नॉट फोल्ड द बेडशीट ठीक से फोल्ड करके नहीं रखती है, और इस चीज पे मुझे गुस्सा आता है और तनाव भी आता है कि भाई घर को ठीक से नहीं रखती। लेकिन जहां तक उसके अंदर ये कमी, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, और अगर मैंने उसके ये चीज पॉइंट आउट करी तो वो मेरी 4 कमियां और मेरे बता देगी आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अगर मैं उससे चाह रहा कि वो परफेक्ट हो, तो मेरे को अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी कि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो ये आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से सीधी निकाल सकती है बाहर। बी असर्टिव, डील विद प्रॉब्लम्स, डोंट टेक बैक सीट इन योर लाइफ। फिर से यहाँ असर्टिव शब्द आया है, और जब कभी आप तनावपूर्ण स्थिति में आते हैं तो उस स्थिति का सामना करना ज़्यादा फायदेमंद है उस स्थिति को अवॉइड करने के बजाय। ये एक मतलब समझदारी की बात होगी। कई बार हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो तो अवॉइड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट गई है। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और वंस वी लर्न टू मैनेज आवर टाइम बेटर, डेफिनेटली वी आर लेस स्ट्रेसफुल। और फिर अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर, reframe the problem, try to view the stressful situation from the more positive perspective. कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिनको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सामने प्रॉब्लम आया और अगर आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली रिसीव करें, उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचें, तो आप तनाव से बच सकते हो। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी गाड़ी उठा ली ट्रैफिक वालों ने और बस ले गया पुलिस थाने, और दैट वाज अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर आई पुट माय व्हीकल। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि यार मेरा गलती था, मैंने बीच सड़क में गाड़ी पार्क किया था और ले गया, इट्स फाइन, लेट अस पे द पेनल्टी एंड गेट द व्हीकल बैक।
अदरवाइज अगर मेरे को पुलिस वालों पे मैं गुस्सा करता तो मैं अपना नुकसान ज्यादा करता। पुलिस वालों ने पेनल्टी लगानी थी और उन्होंने लगाई भी, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है, गलती हो गई और लेट अस पे फॉर दिस। सेकंड पॉइंट है, लुक एट द बिग पिक्चर, आस्क योरसेल्फ हाउ इम्पोर्टेंट इट विल बी इन अ लॉन्ग रन, विल इट बी मैटर ऑफ मंथ और ईयर्स। ये स्पेशली अप्लीकेबल है बच्चों के लिए जब एग्जाम का स्ट्रेस है उसके ऊपर। लेकिन अगर वो ये देखेगा कि भाई इस एग्जाम को पास करने के बाद हाउ मेनी ओपनिंग्स विल बी फॉर मी, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज विल बी फॉर मी, तो इस स्ट्रेस से वो निश्चित रूप से डील कर सकता है और उसको पॉजिटिवली ले सकता है। एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स, स्टॉप सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर्स बाय डिमांडिंग परफेक्शनिज्म, सेट रीजनेबल स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। खास तौर पे सुपरवाइजरी पोजीशन में ये स्थिति आती है। आप परफेक्शनिस्ट होते हो खुद और अपने सबऑर्डिनेट से भी ये उम्मीद करते हो कि वो भी आपके जैसे ही परफेक्शनिस्ट रहे और दे शुड स्ट्रेच मोर टू बिकम परफेक्ट। तो भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है और हर इंसान के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दी हुई है। तो दो इंसान तो एक जैसे नहीं हो सकते, ये हमें समझना इम्पोर्टेंट है। और तो और दो सगे जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते, तो फिर ये तो दो इंसान अलग अलग परिवारों से और अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ये परफेक्शनिज्म खुद से मांगना या अपने सबऑर्डिनेट से मांगना, तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर हम इसे रोक दें या इसका ख्याल रखें तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो जाएगी। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड व्हेन द स्ट्रेस इज गेटिंग यू डाउन, काउंट द थिंग्स यू अप्रिशिएट इन योर लाइफ एंड थैंक गॉड। हम लोग इसको कहते हैं कि being thankful not only to God but also to everybody who has brought positive changes in you or who have helped you in some or the other way. Gratitude is the word, suitable word for this action. Those who have gratitude towards the people, towards the situation, towards the facilities they have, they are happier and less stressful than those who do not have gratitude. Accept the things that you can't change. Don't try to control the uncontrollable. Many things in life are beyond our control, and particularly the behavior of other people. ये एक लाइव एग्जांपल है जो इसको लेके हम रोज स्ट्रेस में रहते हैं। भाई इस इंसान का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है या इस इंसान की ये आदत मुझे पसंद नहीं है, और हम लोग स्ट्रेस में आ गए। It is important that we understand that we cannot change others' behavior. इन जनरल बिहेवियर चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो इंसान न चाहे तब तक चेंज नहीं किया जाए। तो उसके ऊपर थोड़ा रैशनली सोचे तो शायद स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम हो जाए। फिर व्हाट डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई मेरे सामने तो हो सकता है कि मैं उस सिचुएशन को डील कर लूँ, तो आई विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर कॉम्पिटेंट। एंड आई एम श्योर कि हम लोगों ने इतना टाइम बिताया है अपने अपने प्रोफेशंस में और कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। शेयर योर फीलिंग्स, ये एक असर्टिवनेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। शेयर योर फीलिंग्स इन नॉन एक्यूजिंग वे, या अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आई रिमेम्बर मैं पिछले साल एक कोर्स कर रहा था साइकोलॉजी का, और एक बंदा था जब कभी पढ़ाई की बातें होती तो वो टेंशन में आ जाता था एंड ही वुड लीव द ग्रुप, छोड़ के चला जाता था। और मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू क्यों छोड़ के चले जाता है? ही सेड कि सर ये पढ़ाई की जब बातें होती है ना, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं, और ऐसा फील करता हूँ और मेरा टेंशन बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं हट जाऊँ तो रिलैक्स रहूँ। तो इट इज़ अ वीकनेस, बट ही एडमिट्स हिज वीकनेस एंड ही शेयर्स इट विद ग्रेट डिग्निटी, और वो हट जाता है और एक्चुअली फिर उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। लर्न टू फॉरगिव, दैट इज अगेन स्पिरिचुअल थिंग। ऐसा कहा जाता है कि आप माफ करो और आगे बढ़ो, और दैट रियली हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स है कुछ। सबसे पहले जैसा हमने बात करी कि अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो स्ट्रेसफुल होएंगे, और नो योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट हु यू आर, यानी मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कौन हूँ। अगर मेरे को उस बारे में अच्छा नॉलेज है तो नेचुरली मेरे को स्ट्रेस कम होगा।
ये इंपॉर्टेंट है कि हम मुझे किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है ये मैं आइडेंटिफाई करूँ और तभी मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। और फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसा मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इसके बारे में मेरे को कॉशियस होना इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे अगर नेगेटिव स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स रहा तो वो स्ट्रेस मेरा बढ़ाने वाला है या स्ट्रेस के अलावा मेरे अंदर दूसरी समस्याएं ला सकता है। और इसीलिए मेरे को ये कॉशियस होना पड़ेगा कि मेरे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है और इसमें मेरे को दूसरों की मदद लेनी पड़े तो लेनी चाहिए। ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड राइट अ प्लान ऑफ एक्शन। इस बारे में अपन आखिरी में थोड़ा सा छोटा सा एक्टिविटी वो करेंगे। देन सीक सपोर्ट एंड असिस्टेंस। ये भी मैंने भी पहले कहा कि किसी से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्प, काउंसलिंग, मेडिटेशन ये सारे कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं और ये निश्चित रूप से हेल्प करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी एंड बैलेंस लाइफस्टाइल। जैसा पांडे जी आपसे बात हो रही थी कि ये सिचुएशन लोग क्या करें, बच्चे क्या करें, अभी उनका इतना गैप हो गया है या एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। ये लाइफस्टाइल जो है ये तो ओवरनाइट नहीं होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कर दी जाए तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है स्ट्रेसफुल लाइफ में। तो रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है और स्माइल करना इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल बदलने बच्चों को की लाइफस्टाइल बदलने में कॉन्शियस पेरेंट्स कैन प्ले अ बिग रोल। और हम लोग एज अ पेरेंट्स वी रियली हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नॉट ओनली लीडिंग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर अवरसेल्फ बट आल्सो फॉर अवर चिल्ड्रन। क्योंकि पेरेंट्स तो रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। बच्चे जब घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो जितना वो भाषण दे के सीखते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो देख के सीखते हैं पेरेंट्स को, है ना। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डिमॉन्स्ट्रेट गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेट करें और बच्चों को सिखाएं। मेंटेन रिलेशनशिप इन अ वे दैट प्रिवेंट्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस, सोशलाइजेशन, ये सारे चीजें हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। असर्टिवनेस यहाँ फिर से आया है। असर्टिव बिहेवियर इज behaving in a respectful manner with others, not being aggressive or not being submissive. कौन? Expel the fear. There is no passion so effectively robs the mind of all of its powers of acting and reasoning as fear. Edmund Group ने कहा हुआ है कि डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है इंसान का, जो आपके दिमाग का पूरा पावर खींच लेता है या छीन लेता है। और अबव क्लाउड्स द सन इज ऑलवेज शाइनिंग, ये कहावत है। और सबको हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निश्चित रूप से अच्छी लाइफ है। ये डर के आगे जीत कहा जाता है और इसके ऊपर अगर हम खुद ना कर पाए तो लेट अस टेक द प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। रीएवैल्यूएट योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। फिर से ये बात आती है कि मैं कितना कर सकता हूँ और मैं कितना कर रहा हूँ। मैं 10 कर सकता हूँ लेकिन मेरा गोल 50 का है, तो मेरे को तय करना पड़ेगा कि मेरी 10 से मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ या 50 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये मेरे को रीएवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है सो दैट मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से बाहर आऊँ। लर्न टू डेलीगेट एंड डू नॉट टेक द होल लोड ऑन योरसेल्फ। प्रोफेशनल लाइफ में ये काफ़ी मौके आते हैं और आई एम श्योर एज अ प्रोफेशनल्स आप सबको बहुत अच्छे से आता है कैसे डेलीगेट किया जाए। रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर लिमिट्स एंड सेट लिमिट्स विद अदर्स। ये भी गोल्स और प्रायोरिटी से रिलेटेड है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या लिमिट है और क्या नहीं, और उसके ऊपर मैं तय करूँ कि मुझे क्या करना है और मेरे को क्या छोड़ देना, सो दैट स्ट्रेस ना आए। फाइंड ए वे टू मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज। टाइम मैनेजमेंट की बात अपन ने पहले भी की है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, मुझे क्या चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा अगर मेरी उम्मीदें हैं तो नेचुरली मेरा स्ट्रेसफुल लाइफ बढ़ेगा। ये मेरे को तय करना है कि मेरे को कितना अपने आप से मांगना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक ऑन व्हाट वी नीड एंड स्लो डाउन एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स, एंजॉय द मोमेंट। हम लोग बर्नआउट की बात कर रहे थे और बर्नआउट इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ स्लो डाउन करना या थोड़ा ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं रविवार को कोई काम नहीं करता। अनप्लग फ्रॉम द वर्ल्ड। अनप्लग ये कह रहा है कि यू कैन गो इनटू द मेडिटेशन, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। ऐसा टाइम अपने लिए निकालें जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपकी लाइफ में। बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड
ये चीज आपको स्ट्रेस से निकलने में बहुत मदद करती है. लीव योर फेथ एक्टिवली. आपके जो फेथ है उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहिए और पूरा भरोसा कीजिए उस पर. कोई आपके फेथ को हटाने की कोशिश करे या डगमगाने की कोशिश करे तो उस इंसान को अवॉइड करें एंड कंटिन्यू हैविंग फेथ इन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी थॉट्स. प्रैक्टिस एक्टिव वरिंग. ये स्ट्रेटेजी हम लोग साइकोलॉजिस्ट काफी फ्रीक्वेंटली इसको अडॉप्ट करते हैं. सबको मालूम है कि चिंता तो तनाव लाती है और ये एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जा सकती है कि हम वरी टाइम सेट कर ले दिन में. वरी टाइम सेट करने का मतलब ये है कि भाई ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और इसके बारे में मैं शाम को 4 से 5 के बीच सोचूंगा. सेट अ टाइम इन अ डे. इस वक्त मैं डिफिकल्टीज जो है उनके बारे में सोचूंगा 4 से 5 1 घंटा या 5 से 6 व्हाट एवर टाइम सूट्स यू. और जब आपको तनावपूर्ण सिचुएशन आए तो यू टेल योरसेल्फ कि हाँ वो तो मैंने 4 से 5 टाइम सेट किया हुआ है, मैं उस टाइम इस बारे में सोचूंगा. तो ये प्रैक्टिस से आएगा. इट विल नॉट कम इमीडिएटली, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस दिट एंड यू मास्टर दिस डेफिनेटली स्ट्रेस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. और वो वरी टाइम जब आएगा तो हो सकता है बाय द टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या ना भी हो तो एटलीस्ट यू आर एबल टू कंसंट्रेट दैट टाइम ऑन दिस प्रॉब्लम और आप उसमें कंसंट्रेट कीजिए. लेट अस सी सम सॉल्यूशन कम्स. इफ इट डजंट कम ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स. बाय द टाइम आपके अंदर में इतना विजडम आ जाता है कि आप किसकी इसमें कौन मदद कर सकता है इसके बारे में भी आपको ख्याल आ जाए और निश्चित रूप से इट हेल्प्स यू टू सॉर्ट योर द प्रॉब्लम्स व्हिच इज साउंडिंग वेरी डिफिकल्ट. ये स्ट्रेटेजी काफी साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं. डू समथिंग क्रिएटिव एंड लर्न न्यू स्किल्स. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये चीजें बहुत काम आती है और अगर आप देखेंगे जिन बच्चों में काफी ये सब स्किल्स होती है, इच्छा होती है सीखने की, वो बच्चे कम स्ट्रेसफुल रहते हैं. एंड गेट इनटू द नेचर. गॉड इज द हीलर. भगवान पे भरोसा रखें और नेचर के नजदीक जाएं, जंगलों में जाएं, वाटरफॉल्स देख के आएं या पहाड़ों में जाएं. This also helps to come out of stress. Stress management में it is said that life is meant to be lived to the full and not endured. At times we caught up in the cyclone of living that we forget to design a life. मतलब ये कि इतना ज्यादा फंस जाते हैं इस चक्कर में कि हम भूल जाते हैं एंजॉय करना लाइफ को. So do not take life too seriously. You will never get out of it alive. अगर बहुत ज्यादा सीरियस से करेंगे तो निकलना मुश्किल है इस लाइफ में से जिंदा. यानी मरते तक हम चिंता करते रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे लेकिन आराम मिलेगा नहीं. एक एक्टिविटी की मैं बात कह रहा था. ये एक बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत इफेक्टिव है. एक कागज लेके और उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन से मेजर कांस्टेंट चिंताएं हैं आपकी लाइफ में, तनाव देने वाली सिचुएशन कौन कौन सी है और उसको लिख लीजिए कागज पे. और आप उसको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसमें कि आपका नुकसान नहीं होने वाला है. अनप्रोडक्टिव रिस्पॉन्स मीन्स लाइक कुछ लोग सिगरेट पीना बढ़ा देते हैं या अभी तक रोज 2 पैक पीते थे 4 पैक पीने लगते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. या फिर सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनप्रोडक्टिव अटेम्प्ट. तो ये लिख लें. रिकमेंड अल्टरनेटिव वेज ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेसर इफेक्टिवली. क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस सिचुएशन को डील करने की. एंड डेवलप अ रियलिस्टिक प्लान दैट यू प्रेफर टू अप्लाई टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेसर्स इन योर लाइफ. ये तो बेसिकली एक पॉइंट वाइज है, लेकिन एक अगला चार्ट जो है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में इस पूरी सिचुएशन को. ये मैंने पर्सनली बनाया हुआ है और मेरे को तो इसने बहुत हेल्प करी और आई एम श्योर इट विल हेल्प एवरीवन. 5 पॉइंट्स हैं और उसको हम लिख लें तो हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में ये आ जाएगा कि भैया मेरे को कौन सी चिंता सता रही है. उसमें ये भी आ जाएगा कौन सी चिंता मुझे ज्यादा है, किस चीज की चिंता कम है, या टेंशन किस चीज का ज्यादा किस चीज का कम है. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर प्रायोरिटी. आप अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं. उसके बाद में ये चार्ट लिख के यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो फ्रॉम प्रोफेशनल्स और फ्रॉम योर क्लोज्ड वंस, सिग्निफिकेंट अदर्स, रिलेटिव्स. उनकी हेल्प भी ले सकते हैं कि क्या ज्यादा सूटेबल रहेगा. और निश्चित रूप से ये आपकी हेल्प करेगा इस तनावपूर्ण स्थिति को डील करने में. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में द फर्स्ट इज प्रिवेंशन. Prevention is lifestyle changes.
healthy lifestyle leading. Counseling is second thing which one can go for, and medical is third, wherein medication will be involved, and that help should also be considered if these two things won't work. With this, gentlemen, I close my presentation and look forward for your questions. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर मुजम्दार जी। एक इम्पोर्टेंट बातें आज अभी आपने शेयर की। मैं चाहूंगा अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो जल्दी से हम उनको शेयर कर लें। अपने बीच से कोई प्रश्न करना चाहेंगे इस बातों को लेकर के? हेलो। हेलो जी, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, तो वो कैरियर से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा मतलब एक साइकोलॉजिकल ही है। एक बंदा है, अभी कुछ मिसअपन हो गया था उसके घर में, तो उसके नाम से वो बंदा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मानसिक रूप से अशांत रहता है, और उसके कारण से वो पीने भी लग गया थोड़ा, और पी के मतलब वो मतलब थोड़ा अपसेट रहता है पी के। तो इस मतलब इस टाइप प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए सर? वो अपसेट रहता है, और ये तो आपने बताया है जो आपको मालूम है, ठीक है जी। आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें होती होंगी उसके साथ, जैसे कि उसको रोना आता होगा, अकेले रहने की इच्छा होती, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती होगी, और बहुत सारे मतलब बेसिकली ये डिप्रेशन के लक्षण है बहुत सारे। स्ट्रेस का अगला जो नुकसान होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद, क्योंकि स्ट्रेस हर इंसान को है ना, लेकिन सब लोग तो डिप्रेशन में नहीं जाते, ये भी सबको मालूम है। तो वो अगली स्टेज में आ गया है, तो ही शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। ही कैन मीट अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, उनके पास मिले और एक्सप्लेन करे सिचुएशंस को, या अगर उसका वो इस कंडीशन में नहीं है तो उसके जो दोस्त है या रिश्तेदार है वो उसको ले जाए, मतलब साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसकी हेल्प हो सकती है। ठीक सर, थैंक यू सर। और किसी के कोई प्रश्न है? सर मेरा तो छोटा सा प्रश्न जी सर, मेरा ये था कि उस समय सर ने कहा कि जिसके अंदर आध्यात्मिकता है उसके अंदर तनाव कम होता है। हमारे पास कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी आते हैं या मुलाकात होती है जिनका सामाजिक जो लोगों का सहयोग करने की भावना अच्छी है, लोगों में अच्छी मानवता मान के सेवा करते हैं, लेकिन वो सामाजिक सेवा तो बहुत अच्छे है, एक अच्छे सामाजिक कार्य करता है, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ बिगड़ी हुई रहती है, क्योंकि तो घर पे नहीं रहता, तो उसको कैसे बैलेंस करे वो? फैमिली लाइफ बिगड़ी है, आप कह रहे फैमिली लाइफ बिल्कुल बिगड़ी हुई है? जी सर। ओके जी सर, मतलब ये जैसे कि उस समय आपने कहा था जो लोगों की मदद करते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, उनको स्ट्रेस कम आता है, लेकिन कुछ लोगों की हेल्प ज्यादा कर कि अपने घर पे समय नहीं दे पाते, और घरेलू स्थिति में वो स्ट्रेस का कारण बनता है उसका। ये स्ट्रेस उनके घर वालों को ज्यादा होता होगा, उनको कम होता होगा। जी, क्योंकि ही इज वेरी हैप्पी हेल्पिंग अदर्स, वो खुश है, ठीक है, और वो सोचता है कि भाई मैं घर वालों के साथ रह के 4 लोगों की सेवा करूं, उससे अच्छा 400 लोगों की सेवा करूं, दैट इज मोर रिवार्डिंग। स्पिरिचुअली कहें या सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहें, खुद को जो शांति मिलती है, तो वो आदमी तो बोले यार टेम्पररी है, फिलहाल लोगों को मेरी जरूरत है, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और वो हेल्प हो जाए और फिर बाद में घर वालों को भी खुश कर लूंगा, या फिर घर वालों को भी इन्वॉल्व कर ले अपनी समाज सेवा में, या फिर असर्टिव बिहेवियर जो है ये बहुत सी समस्याओं का ये चाबी है। असर्टिव बिहेवियर इज
being confident on oneself and on other party also. या respecting myself and respecting other party also. तो उसमें घर वालों को जब वो समझाएगा तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये भाई बड़ा काम कर रहा है. Let us help him instead of getting angry. जी थैंक यू। हमारे कोई और श्रोता पार्टिसिपेट करना चाहेंगे क्वेश्चन पे? चलिए शायद किसी के प्रश्न नहीं है, सभा की समाप्ति करेंगे। चौपाल की आज फिर से एक विराम होगा। तब तक मैं आप डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी को मंच पे लेना चाहूंगा। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। पूरा सुना मैं, बहुत अच्छा आज की सेशन था। पूरा सेशन सुन के मैं तनाव रहित हो गया हूँ, इसलिए कुछ बोला नहीं बीच में। थैंक यू सर, आप इतने हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, आपका नेचर हेल्पिंग है और आप इतने तो क्या है कि मैं बोला आज तनाव के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ के तनाव करना ठीक नहीं नरेंद्र। आज मैं बोला कुछ क्वेश्चन पूछ के तनाव देना ठीक नहीं, आज एकदम रिलैक्स मोड में रहा जाए। जी 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 राज जी को अपन तनावग्रस्त नहीं करना चाहते थे उठपटांग क्वेश्चन पूछ के आदत के अनुसार। पर अच्छा था, बहुत अच्छा सेशन था, मजा आया। इट इज ए यूनिक सेशन जो बहुत सुनने को बहुत ही मतलब लिटरेचर वाइज था, पॉइंट वाइज जिसे बोल सकते हैं अपन। ऐसा लग रहा था क्लास भी चल रही है और बहुत मजा आया। वेरी गुड। हम इस प्रकार और प्रोग्राम देते रहेंगे आशा करते हैं, और सब मिले पुनः। पर 7 बजे कि 7:30 बजे ये थोड़ा सा क्लियर अप अपन फिर करा देंगे, लोगों के लिए मन में था। पहले अपन 7:30 बजे करे थे, कभी 7 बजे, तो लोग देख लें कब जुड़ना है क्योंकि मिस ना हो जाए, इसलिए 7:30 ही रखेंगे सर प्रोग्राम को। ठीक है, 7:30 रहेगा। आप, मैं, नरेंद्र पांडे और सब मिलेंगे। सबका आभार व्यक्त करता हूं जो इस तनाव रहित सेशन में सब लोग तनाव मुक्त हो गए। आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ भी कोरोना और तनाव मुक्त रहे, तीसरी लहर में ये मंच को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसी आशा के साथ नरेंद्र जी को बोलते हैं कि शुभ रात्रि बोले। ज्यादा देर तक कोरोना भी तनावपूर्ण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग